लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वो कहे तो, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अनारकली में उसकी एक आलीशान कपड़े की दुकान थी। वो एक उच्च वंश का खत्री था। उसकी आयु 22 वर्ष के लगभग होगी। गोरा रंग, छरहरा बदन, काली चमकीली आंखें, ऊंची नाक और मोती से दांत थे। वो एक लखपति व्यापारी का बेटा था, इकलौता कहना चाहिए। घर में अकेला था, सबका प्यारा, आंखों का तारा। उसकी शिक्षा बहुत मामूली थी। पुराने विचार के धनी लोग ये समझते हैं कि लड़कों को नौकरी पेशे के लिए पढ़ाया जाता है। पिता ने उसे इतनी ही शिक्षा देना काफी समझा जिससे वो दुकान के कामकाज और हिसाब किताब में उसकी मदद कर सके। फिर भी वो बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न था। उसकी प्रकृति गंभीर थी और वो निरंतर कुछ सोचा करता था। फिर भी उसने दुकान के काम को अनायास ही संभाल लिया। वो चतुराई और तत्परता से सब काम झटपट कर डालता था। उसके विनयी स्वभाव और सद्व्यवहार से ग्राहक और नौकर सभी संतुष्ट थे। वो सबके विश्वास, प्रेम तथा आदर का पात्र था। उसके पिता को उस पर गर्व था। उसने अपने जीवन भर की कमाई वो दुकान उसे सौंप दी थी। वो दुकान पर आता जरूर था, परंतु गद्दी पर बैठा बैठा सिर्फ माला ही जपा करता था। कारोबार सब कुछ बंसी के हाथ था। हाँ, उसका नाम बंसीधर था। बंसी में एक असाधारण दोष था। उसको दोष कहना चाहिए या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, परंतु उसका पिता जो सबसे अधिक प्यार करता था और उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाता था, उसके इस दोष की ढोल पीट कर निंदा किया करता था। इसलिए हमें भी उसे दोषी ही मानना पड़ेगा। परंतु आजकल के अशिक्षित नवयुवक उसे दोष नहीं गुण कहते हैं। हाँ, बंसी जैसे अल्पशिक्षित नवयुवक के लिए ये एक दोष ही समझा जा सकता था, क्योंकि धनी बाप के बेटे के लिए ये एक नई सी बात थी। वो दोष ये था कि वो स्त्रियों से दूर भागता था और ब्याह के नाम से भड़कता था। माँ बाप ब्याह की चर्चा चलाते तो वो रूठ कर खाना पीना छोड़ देता या रोने लगता, और दूसरे आदमी अगर इस चर्चा को छेड़ते तो वो छूटते ही गालियां देता और कभी कभी खींच कर मारने को दौड़ता। फलतः विवाह उसकी एक चिढ़ हो गई थी। विवाह के नाम पर माँ बाप उसकी निंदा किया करते और यार दोस्त चिढ़ाया करते थे। दिन बीत रहे थे और ये बात पुरानी हो रही थी। गर्मी के दिन थे, संध्या का समय। दो स्त्रियां धीरे धीरे आईं और दुकान पर बैठ गईं। दुकान पर बहुत भीड़ थी। बंसी को ग्राहकों से फुर्सत नहीं थी। उन स्त्रियों में एक वृद्धा थी और दूसरी अज्ञात यौवना। पंजाब के स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में पलने के कारण उसके चेहरे का रंग सेब की भांति रंगीन हो रहा था। उस गोरे सुडौल और आरोग्यता की लाली से भरे हुए चेहरे पर आम की फाक के समान बड़ी बड़ी आंखें और कोमल नोकदार नाक बहुत ही शोभा पा रही थी। बालिका के शरीर में यौवन ऊधम मचा रहा है, इसकी मानो उसे कुछ खबर ही नहीं थी। वो अपने चिरसहचर शैशव का पल्ला पकड़े मानो उस दुकान पर चली आई थी। वो अपनी दादी के साथ कुछ कपड़ा लेने आई थी। उसे इस बात का ख्याल भी न था कि उसका ये छलिया सहचर चाहे जब उसे धोखा दे सकता है, और अब उसी के भरोसे हाट बाजार में घूमना उसके लिए निरापद नहीं है। बंसी ने उसकी एक झलक देखी। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी एक पसली अपनी जगह से हिल गई हो। एक दर्द जो उसके जीवन की नई चीज थी उसके हृदय में पैदा हुआ। उसका सारा शरीर पसीने से भर गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो अभी अपनी जगह से गिर जाएगा। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और बालिका के बिल्कुल नजदीक आकर बोला, क्या चाहिए तुम्हें? उसके नथने फूल गए और सांस चढ़ गई। उसकी आंखों से ज्वाला की लहर सी निकलने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे छू लेगा। बालिका बोली नहीं। अपरिचित युवक के ऐसे व्यवहार से घबराकर वो सहमी हुई सी अपनी दादी की ओर देखने लगी। युवक ने बिल्कुल पागल की तरह एक के बाद एक थानों का ढेर लगाना शुरू कर दिया। उसके हाथ मशीन की भांति चल रहे थे। ढेर बढ़ता ही चला जा रहा था। उसकी सांस के साथ ज्वाला निकल रही थी और हृदय की धुकधुकी बेतरह बढ़ गई थी। उसके पिता और नौकर चाकरों ने आश्चर्यचकित होकर युवक की इस चेष्टा को देखा। वृद्धा ने क्रोध से लाल होकर बालिका का हाथ पकड़कर कहा, चल सुहागी, यहां ठहरने का कोई काम नहीं। ये लुच्चे हैं, दुकानदार नहीं। बुढ़िया क्रोध की विष भरी दृष्टि से युवक को देखती हुई लड़की को एक प्रकार से खींचती हुई उठकर चल दी।
उसके जाने पर बंसी के बाप ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी ये नालायकी खूब रही। किसी की बहू बेटी की इज्जत आबरू अब तुम्हारी दुकान पर आने पर बचना मुश्किल है। मेरे ही सामने तुम्हारी ये हरकत। बूढ़ा क्रोध में आकर उठा और बंसी को दोनों हाथ से झकझोर डाला, परंतु बुढ़े को ज्यादा जोर न लगाना पड़ा। बंसी गिरकर बेहोश हो गया। उसकी आंखें पलट गईं और सांस जोर जोर से चलने लगी। कई महीने के उपचार से बंसी कुछ स्वस्थ हुआ। जब तक वो बदहवास रहा तब तक अस्फुट स्वर में सुहागी का नाम लेकर कभी हंसने लगता और कभी इधर उधर देखने लगता। कभी वो किसी वस्तु या आदमी को लक्ष्य करके और उसी को सुहागी समझकर इस तरह बातें करता मानो वो दुकान पर बैठा हुआ कपड़े का थान बेच रहा है। वो हंस हंसकर थानों की तारीफ करता और कहता, ले जा सुहागी, ये तेरे ऊपर खूब सोहेगा। होश में आने पर बंसी ने फिर सुहागी का नाम नहीं लिया। धीरे धीरे वो फिर अपनी दुकान के काम में लग गया, परंतु उसका चेहरा पीला ही पड़ता गया और उसकी आंखें गड्ढे में धंस गईं। उसका खाना पीना बातचीत सब कुछ असंयत हो गया, मानो वो किसी गूढ़ जगत में विचर रहा हो। माता पिता ने बहुत समझाया। विवाह की चर्चा फिर जोरों से चली, पर बंसी ने सुनी अनसुनी कर दी। सुहागी की चर्चा अब सर्वत्र फैल गई है। बहुत लोग नहीं जानते कि सुहागी कौन है, पर अब रास्ता चलते भी लड़के उसे चिढ़ाते हैं। बंसी अब चिढ़कर किसी को गाली नहीं देता, न मारने चलता है। वो केवल मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराहट विचित्र सी है, उसमें वेदना और उन्माद दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। बंसी की विनय और सहृदयता वैसी ही है। वो ठीक समय पर काम सब करता है, पर उससे भूलें बहुत होती हैं। वो अब उतना बुद्धिमान कुशाग्र बुद्धि नहीं रह गया। सुहागी कौन है, कहाँ रहती है, ये जानने की बंसी ने कभी चेष्टा नहीं की। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, बंसी एक बात सुनोगे? क्या बात? वही सुहागी की बात। बंसी मुस्कुराकर चुप हो गया। सुनोगे? मित्र ने फिर कहा। कहो। उसका ब्याह कल हो रहा है। ब्याह? हां। किसका? सुहागी का। हुश। बंसी ने मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। मित्र ने फिर कहा, क्या विश्वास नहीं? होगा। बंसी का स्वर धीमा पड़ गया, जैसे मरते हुए आदमी का हो जाता है। मित्र ने कहा, बारात आई है, दूल्हा देखोगे? ना। क्या हानि है? ना। सुहागी को देखोगे? ना। एक बार देख न लो? ना। मित्र चला गया। 6 वर्ष बीत गए। बंसी की हालत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। सुहागी का ब्याह हो गया। वो 2 बच्चों की मां है। बंसी की लगन उससे छिपी नहीं। उसकी सहेलियां उसे पहले की बात कहकर चिढ़ाती थी। वो उन्हें गाली देती और गुस्सा होती थी। अब वो सिर्फ जरा हंस भर देती है। वो बंसी के विषय में किसी से कुछ नहीं पूछती, पर सदैव बंसी के विषय में कुछ न कुछ जानने को आतुर रहती है। उसकी वो आतुरता अत्यंत गोपनीय है। वो 1 वर्ष बाद फिर लाहौर आई। उसकी सहेलियों ने बंसी की हालत बताई। सुहागी ने एक बार साहस करके अपनी अंतरंग सखी बुंदन से कहा, बुंदन, चल जरा उस तेरे बंसी को देखें तो कैसा है। देखोगी? पर अब वो पहले सा छैल नहीं है। देखूंगी तो भी कपड़ा खरीदना पड़ेगा। खरीदूंगी, और जो वो उसी तरह है, चाहे जो हो, देखूंगी जरूर। 3-4 सखी चलीं, इठलाती ठठोली मारती। सुहागी ने बढ़िया चोली कसी, जरी काम का सलवार पहना, गोटे की ओढ़नी ओढ़ी, सब गहने सजे। वो सखियों के साथ बंसी को देखने चली। सब हंसती थी, वो भी हंसती थी। सब कहती वो काठ का उल्लू है। सुहागी भी उनके स्वर में स्वर मिलाती थी। अनारकली में सब उसकी दुकान के सामने आ खड़ी हुई। सुबह का वक्त था। बंसी वहां अकेला ही बैठा था। उसने सुहागी को न पहचाना। वो अब अलहड़ बालिका न थी, 2 बच्चों की माता थी। वो अब कुमारी न थी, युवती थी। बुंदन ने आगे बढ़कर कहा, पहचानते हो? बंसी ने अचकचाकर कहा, किसे? सुहागी को। सुहागी को? कौन है सुहागी? कनक ने मुस्कुराकर उंगली के संकेत से बताकर कहा, वो सुहागी है। वो? बंसी की मानो श्वास रुक चली। कनक ने प्रगल्भता से कहा, सदा सुहागी सुहागी बका करते हो।
दे दो ना ये थान उठाकर उसे। बंसी ने सामने पड़ा हुआ मखमल का थान उठाकर सुहागी के आगे धर दिया। कनक ने कहा, बस एक ही थान। बंसी ने थानों के ढेर लगा दिए। सुहागी बोली नहीं, हंसी भी नहीं। वो चुपचाप वहां से चल दी। थान उसने छुए भी नहीं। बंसी मंत्रबद्ध सर्प की भांति पीछे पीछे चल दिया। नगर के गली बाजार समाप्त हो गए। रावी का किनारा आ गया। सामने रावी का गहरा जल उछलता हुआ जा रहा था। कनक ने पीछे फिरकर देखा। हमारे पीछे क्यों लगे हो? जाओ अपना रास्ता देखो। बंसी ने सूखे कंठ से सुहागी की ओर देखकर कहा, वो कहे तो लौट जाओ, वो कहे तो रावी में कूद पड़ोगे। वो कहे तो। हठात सुहागी की जबान खुली। उसने कहा, कूद पड़ो। उसी क्षण बंसी अगम जल में था और दूसरे क्षण सुहागी भी। दोनों प्रेमी जल समाधि में लीन थे। पंजाब की युवतियां रावी के तट पर जब जाती हैं, दोनों प्रेमियों के गीत गाती हैं। कदाचित दोनों की आत्माएं उन्हें सुन सुनकर प्रसन्न होती हैं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वो कहे तो, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।